रुड़की से खबर सबसे पहले, जहां गंग नहर के सालियार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, रविवार को दो पक्षों में विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें आरोपी ने एक शख्स को गोली मार दी और फरार हो गया। वहीं पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। इस पर हत्या समेत 8 मुकदमे दर्ज हैं। के बाद भी उसने पीछे से आती हुई पुलिस टीम पे फायरिंग किया है, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। हमारे इंस्पेक्टर गंग साथ में ही थे, तो उसके पैर में गोली लगी, जो अभी इसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज चल रहा है। और अभी जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो ये जो आज का घटनाक्रम था उसमें शामिल है ये बंदा। इसका नाम है रोहित पुत्र महावीर, निवासी करौली भगवानपुर। और अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, 8 मुकदमे जिसमें मर्डर और जान से मारने के प्रयास के उस पर दर्ज हैं। बाकी आगे जानकारी ली जा रही है और जो लोग हैं उनके लिए धरपकड़ का अभियान लगातार। देहरादून में रविवार को सीएम धामी ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और प्रधानमंत्री की तारीफ की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है और ऐसे सांपों के फन को कुचलना नया भारत बखूबी जानता है। 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा। भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है। क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारत नेपाल सीमा पर स्थित 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बनबसा का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एसएसबी जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की तारीफ की है। कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 4 दिनों में हमारे जवानों ने पाकिस्तान के अंदर तक प्रहार किया और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। चार दिनों में लगातार भारत के सशस्त्र बलों ने, सेनाओं ने और हमारे देश के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेनाओं ने लगातार उनकी जो गोलीबारी थी, जो आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद था, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत की सेना ने बिल्कुल अंदर तक इतने हमले करे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली हो गई। और ये भारत पहले का भारत नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा स्थित निर्माणाधीन 4 लेन रोड का निरीक्षण किया। ये 4 लेन रोड भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नेपाली सूखा बंदरगाह तक पहुंच सकेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। बनबसा से नेपाल सीमा तक बनने वाला ये मार्ग रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। नंदा राजजात के मुख्य पड़ाव वाण पहुंचेंगे सीएम। अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। नंदा राजजात की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे के बाद सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। नंदा राजजात को लेकर क्या तैयारी हो रही है, ये जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों के साथ एक मीटिंग। सरकार में दायित्व पाने वाले दायित्वधारी इस समय उलझन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें करना क्या है। पहली समस्या है ऑफिस की तलाश। अगर ऑफिस मिल भी गया तो उसमें फर्नीचर कहां से आएगा, और अगर फर्नीचर आ भी गया तो स्टाफ की व्यवस्था कौन करेगा। तो बहुत ही उलझन में है ये दायित्वधारी। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सरकार में विभिन्न निगमों और बोर्डों के दायित्व पाने के लिए बीजेपी नेता पिछले 3 वर्षों से जोड़ तोड़ में जुटे थे, लेकिन अब जब उन्हें दायित्व मिल गया है तो उनके सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दायित्वधारी खुद को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तो कहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनकी नियुक्ति पत्र में कहीं भी राज्य मंत्री का जिक्र तक नहीं है। दायित्वधारियों को गाड़ी और ऑफिस का किराया मिलेगा, लेकिन दायित्वधारी इस बात से परेशान हैं कि ऑफिस की बुनियादी व्यवस्थाएं जैसे फर्नीचर और स्टाफ कहां से आएंगे। इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो आपके ऑफिस को तो आपने कह दिया कि हम आपको 15,000 रुपए दे रहे हैं और आवास के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आवास और का वो तो दे दिया आपने कार्यालय, लेकिन उसमें फर्नीचर कहाँ से पड़ेगा। उसमें जो काम करने वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर चाहिए, कई अन्य चीजें चाहिए। आगंतुक जो लोग आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसमें स्पष्ट, उस जियो में स्पष्ट नहीं है। देखिए, वो शासनादेश में करीब करीब सारी चीजें वैसे स्पष्ट हैं, और कुछ चीजों पर लोगों को भ्रम था। तो पिछले दिनों दायित्वधारियों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आहूत की थी, और उसमें कुछ लोगों ने जो है अपनी जो है कोई दिक्कतें उन्होंने जो है बताई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई इस तरह की चीजें हैं तो उनको जो है बहुत जल्दी निर्मूल कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि दायित्वधारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां उनके अनुबंध में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो वे अपनी बात रख सकते हैं। कैसे? देखिए, दायित्व स्पष्ट है कि क्या दायित्व किसको दिया गया है। कार्यकर्ता को हमने दायित्व दिया है। सरकार की व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से जो सही सुविधा उनको मिलनी है वो मिलती है। अब कोई दायित्वधारी अगर किसी बात का प्रश्न खड़ा करता है तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री चर्चा करें, और अनुबंध फिक्स रहता है। उसके दायित्व के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं ये लिखित में उल्लेखित हैं, इसलिए इस प्रकार की चर्चा को विषय बनता नहीं है। लंबे इंतजार के बाद धामी सरकार ने हाल ही में 38 नेताओं को विभिन्न निगमों और बोर्डों में एडजस्ट किया है, लेकिन अब ये दायित्वधारी जगह जगह भटकते नजर आ रहे हैं। कोई किराए के ऑफिस के लिए तो कोई अपने अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी जुटाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आज वैशाख पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आज पवित्र नदी में स्नान करने, दान, पूजा और व्रत करने की परंपरा है। यही वजह कि श्रद्धालु गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और क्षेत्र को 8 जोन में 21 सेक्टर में बांटा है। साथ ही भीड़ का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। रविवार देर रात से हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी रहेगी। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, रविवार से ही हैवी वाहनों पर रोक है, श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है। आप मौजूदा इस वक्त हर की पैड़ी पर ही मौजूद हैं, तो बताएं वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जी देखिए, हर मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें जो स्नान करने के लिए जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ बड़े स्नान होते हैं, जैसे कि बैसाख पूर्णिमा का आज गंगा स्नान है, और बैसाख पूर्णिमा के स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। और बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, इसलिए जो
स्नान करने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ गया है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर ये स्थिति जारी है कि लगातार हड़की पैड़ी पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का जो गंगा स्नान है वो एक साल का बड़ा गंगा स्नान होता है। इसलिए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए हैं। जो पुलिस फोर्स पूरी ड्यूटी में लगी हुई है, उस पुलिस फोर्स को यहाँ पर कल ब्रीफिंग कर दी गई थी और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। ट्रैफिक का जो प्लान है वो भी लागू किया गया है और भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से शहर में प्रतिबंधित रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती है हरिद्वार में स्नानों के दौरान, इसलिए जो भी रूट निर्धारित किए गए हैं उसको पूरी तरह से जो जिन भी रूट से आने वाले जो वाहन है उनको उन्हीं दिशाओं में, उन्हीं रूट्स पर जो है डाइवर्ट किया गया है और उन्हीं में उनकी गाड़ी पार्क की जाएगी। क्योंकि इस समय जो वर्तमान जो परिदृश्य है जो देश के, जैसे कि पिछले दिनों देखा जिस तरह से भारत और पाक के बीच में जो तनाव चल रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि सामान्य स्नानों के दौरान जो है पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पर तैनात किए जाते हैं और हमें घाटों के दौरान जो पुलिसकर्मी तैनात है वो नजर आते हैं, लेकिन अभी जो है वो अर्धसैनिक बल और ATS जो अन्य एजेंसियां हैं उनके जवान भी हमें यहाँ पर तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर भी इस स्नान के दौरान बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 4 बजे से कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। जो स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। धन्यवाद पुलकित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम 12 दिन में 2,07,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने पहुंचे। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 1,13,000 रिकॉर्ड यात्री अब तक यहां पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 95,000 से ज्यादा तीर्थयात्री मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। धामों की अगर बात करें तो भक्तों की संख्या, भक्तों की कतार लंबी होती जा रही है। यात्रा को लेकर यात्रियों का उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही यात्रियों के साथ फर्जीवाड़े भी बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर चारधाम यात्रियों से 50,000 रुपए ठगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गुजरात और हरिद्वार के 3 यात्रियों को केदारनाथ जाने के लिए पवन हंस कंपनी के 3 फर्जी टिकट बेचे थे। यात्रियों को फाटा पहुंचने पर पता चला कि टिकट फर्जी हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। पीड़ितों ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जॉनी कटारिया नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हरिद्वार में स्थित खुशबू ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। नैनीताल में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने वेरिफिकेशन ड्राइव तेज कर दिया है। अभी तक हो रहे सत्यापन में प्रशासन को फर्जी आधार कार्ड से लेकर कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो फर्जी तरह से तैयार किए गए हैं। इसी के साथ अवैध फैक्ट्री भी पकड़ी गई, तो अवैध मकान भी मिले हैं जो सरकारी जमीनों पर बनाए गए हैं, उनका भी पता चला है। पूरे जिले भर में चल रहे इस अभियान के बाद अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों में अब हड़कंप मचा है। नैनीताल जिले की रामनगर, हल्द्वानी, भवाली से लेकर पहाड़ी हिस्सों में अलग अलग टीमें जांच में जुटी हैं और इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। ये फिलहाल जनपद में बड़े स्केल पर यह अभियान चल रहा है। रामनगर में, कैंची धाम तहसील में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, सभी जगह पर इस तरह के सत्यापन अभी कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के 1-2 मामले सामने आए। 1-2 सेंटर्स को बंद भी करा गया है, उन पर सील लगाई गई है, उनके केसेस चल रहे हैं। कुछ लोगों की FIR भी दर्ज हुई है। फर्जी गतिविधियां भी सामने आ रही हैं। अवैध रूप से चलने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको सील करा जा रहा है। इधर विकासनगर के पचुआदून में भी पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चलाया। सेलाकुई के जमनपुर में घर घर जाकर पुलिस अभियान चला रही है। रविवार को 150 लोगों का सत्यापन किया गया, जिनमें 50 मकान मालिकों का चालान भी काटा गया।
इन्होंने किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाया था, इस वजह से एक्शन लिया गया। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। बीते दिनों सहसपुर और विकासनगर में भी वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। पुलिस अभी तक 755 लोगों का सत्यापन कर चुकी है। आपको बता दें, न्यूज़ 18 ने पचवादून में बाहरी घुसपैठ की खबर प्रमुखता से दिखाई थी।